मैं अपने माँ बाप की बहुत ही नाफरमान औलाद हूँ। मैंने हमेशा उनका दिल दुखाया है। कभी उनकी बात नहीं मानी, मुँह से कोई ऐसी बात ही निकाली है जिससे कि वह दुखी हो जाए। उनके लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ कर रख दिया है। अपने पति की गैर मौजूदगी में मैं उसके दोस्त को बुलाया करती थी। हम दोनों बहुत देर तक बातें किया करते थे। लेकिन एक दिन मेरा पति अपनी दोस्त की मौजूदगी में ही घर आ गया और मुझे देखकर हंसने लगा। कहने लगा, तुम हैरान क्यों हो रही हो? तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारा यह अपाहिज पति तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए। आज तुम्हारी यह हसरत पूरी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले एक राज खुलना बाकी है। थोड़ी देर बाद वह सामने आया तो उसकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसकी शक्ल तो मेरा नाम सूफिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसी वजह से बहुत ही लाड़ और नाजों से पाला गया। मुझे अपने से कमतर लोगों में बैठना पसंद न था। मैं शुरू से ही खूबसूरत और कीमती चीज़ों को ख़रीदा करती थी। मेरे माँ बाप ने खुद तंगी में जीवन काटकर मुझे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन मैं अपने घर वालों से कभी खुश न हुई थी। मेरा बाप सब्जी का ठेला लगाता था और मेरी माँ सिलाई करती थी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाने के लिए शहर के महंगे स्कूल में भेजा था। वह मेरे हम उम्र बच्चों के माँ बाप या तो डॉक्टर थे, या टीचर, या फिर बिजनेसमैन थे। मुझे अपने पापा का बताते हुए शर्म महसूस होती थी कि वह एक सब्जी का ठेला लगाते हैं। इस वजह से मैं अपने पापा को कह दिया था कि वो मुझे स्कूल से लेने ना आए, बल्कि मेरे लिए स्कूल बस लगवा दे। मुझे इस चीज़ का एहसास ना था कि मेरे माँ बाप का दिल कितना दुखता होगा। मैं अपनी बातों से उनको तकलीफ़ दिया करती थी। मेरी माँ ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। तुम्हारी फीस ही मुश्किल से पूरी होती है। अगर हम स्कूल बस लगवा देंगे तो तुम्हारे पापा पर बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी वही एक बात थी। मैंने कह दिया, अगर आप लोग बस नहीं लगवा सकते तो फिर मुझे स्कूल लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार मेरे पापा ने मेरी जिद देखते हुए मेरी बस लगवा दी। मैं रोज़ स्कूल से घर पर ही आती थी, लेकिन मेरे बेचैन बाप के दिल को सुकून नहीं मिलता था, इसलिए बस स्टॉप पर ही 20 मिनट पहले ही खड़ा हो जाता था। किसी भी त्यौहार पर भले ही खुद नए कपड़े ना पहने, लेकिन मुझे कीमती कपड़े खरीद कर दिए जाते थे। इस पर मैं 100 तरह की कमियां निकाल देती थी। मुझे अपने अमीर दोस्तों जैसे कपड़े पहनने का शौक था। मैं खुद को अमीर जाहिर करती थी। मैंने अपने दोस्तों को बता रखा था कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल है, जिस पर वह बहुत खुश हुआ करती थी और कहा करती थी, तुम्हें माँ बाप इसलिए तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे ही मेरी इच्छाओं की लिमिट भी बढ़ती जा रही थी। पहले बात सिर्फ कपड़ों और खाने पीने तक सीमित थी, अब मुझे महंगा फ़ोन और खूबसूरत कमरा चाहिए था। मेरी माँ मुझे किचन में घुसने तक नहीं देती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को कोई चोट लग जाए। मैंने अपने ख़ानदान वालों से मिलना ज़रूरी नहीं समझती थी। हालांकि सभी मुझसे प्यार से पेश आते थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे एक अजीब सी चिढ़ थी। जब भी वह मेरे सामने आते तो मैं नाक चढ़ाकर कमरे में घुस जाया करती थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक कमरा मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रख छोड़ा था, जिसको मैंने महंगे फर्नीचर से डिज़ाइन किया था, जिसका कर्जा पापा अब तक उतार रहे थे। अगर मेरी माँ कभी गुस्से में इस बात का ताना देती तो मैं रोने लग जाती और कहती कि अगर आप लोग मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते थे तो किसी गरीब स्कूल में पढ़ाई करवानी थी, ताकि मैं अपनी हैसियत को अच्छे से समझ जाती। अमीर स्कूल में भेजकर मेरी इच्छाओं को बढ़ावा आप लोगों ने ही दिया है। वहाँ बच्चे जिस माहौल से आते हैं तो मुझे बताते हुए शर्मिंदगी होती है कि मैं छोटी सी गली में छप्पर वाले मकान में रहती हूँ, जहाँ पानी की एक बूंद भी गिरे तो पानी कमरों में जमा हो जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं दूसरों के सामने हीन भावना का शिकार हो जाऊं? और वैसे भी जब उनके माँ बाप इतना अच्छा कमा सकते हैं तो पापा वैसा क्यों नहीं कमा सकते? मेरी माँ कहने लगी, मेहनती लोगों की अहमियत होती है। अगर तुम अपने पापा को लोगों के सामने इंट्रोडक्शन करवाओ भी तो उन्हें गर्व महसूस होगा कि तुम्हारे पापा मेहनत से रोजी रोटी कमा रहे हैं और इतनी कम आमदनी में ही तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश और तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिनके माँ बाप खुद का पेट काट कर बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में भेजते हैं, उन्हें अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह सब छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दोस्तों की पार्टी पर जाना हो तो मैं यह तक ना सोचा करती थी कि मेरे माँ बाप किस तरह उनके लिए महंगे उपहार इंतज़ाम करेंगे। ऊपर से मुझे हमेशा नए कपड़े पहनकर ही जाना होता था। मेरी माँ अगर पुराने कपड़े निकाल कर मेरे सामने रखती तो मैं जानने से ही मना कर देती थी और हमेशा भूख हड़ताल मेरा हथियार रहा था।
मेरे पापा हमेशा से नर्मदिल बन जाते थे। मेरी वकालत के लिए मेरी माँ से भी लड़ जाते थे। अगर मेरी माँ गलती से मुझे हाथ भी लगा देती तो पापा उनसे बात करना बंद कर देते थे। कहते थे कि हमारी इकलौती बेटी है, अगर हम उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए मुझे अपने पापा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। या यह कहा जाए कि मैं मतलबी लड़की थी तो यह कहना गलत ना होगा। मुझे रिश्तों से मोहब्बत न थी, बल्कि मुझे पैसों से मोहब्बत थी। जो आदमी मुझे दुनिया की खुशी दे सके, मैं उस आदमी को ही अच्छा समझती थी। दरअसल मुझे खुद से मोहब्बत थी, अपने अलावा किसी से नहीं। मेरे दोस्तों का एक यह भी फ़ायदा होता था, वह महंगे गिफ्ट लेकर आया करती थी। जो चीज़ खरीदने की मेरी हैसियत न होती थी वह मैं उन्हें खरीदने को कह देती थी। हमेशा मैं उन्हें बाहर किसी महंगे होटल में सालगिरह की पार्टी देती थी। मैं बाहर महंगी चीज़ें उन्हें खिलाया करती थी और मेरे माँ बाप घर पर 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस जाते थे। मैं उन्हें अपनी हैसियत नहीं बताना चाहती थी, हमेशा यही कहा करती थी कि घर के माहौल में हम खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और मेरी सहेलियाँ मान जाती थी। उम्र बढ़ती गई, स्कूल ख़त्म हुआ तो कॉलेज जाने की जिद करने लगी। मेरे माँ बाप इतना महंगा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ ने कह दिया, तुम्हें थोड़े कम महंगे स्कूल में पढ़ा लेते हैं। पढ़ाई तो वहाँ भी अच्छी होती है, लेकिन मैंने जिद करके कहा, अगर मुझे इस कॉलेज में दाखिला नहीं दिलवा सकते तो आप लोग यह सोचना छोड़ दें कि मैं आगे पढ़ूंगी। मेरे पापा एक साथ 3 लाख रुपए कॉलेज की फीस जमा नहीं करवा सकते थे। वह कॉलेज अमीरों का था, जहाँ बाहर के देश के बच्चे भी पढ़ते थे। वहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा या तो बिजनेसमैन का बच्चा था या बड़े बड़े सरकारी अफसर का। मेरे पापा ने आखिरकार ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर मेरी फीस जमा करवाई। अब सब्जियों की खेती कहाँ करेंगे। हमारे पास वही एक टुकड़ा ज़मीन था जिसमें सब्जियां उगाकर पापा ठेला लगाया करते थे। यह सब सोचकर उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मेरा एडमिशन हो चुका है। मेरी दोस्त भी मुझे बधाइयाँ दे रही थी कि अब हम सब एक ही कॉलेज में जाएंगे। उनके लिए 3 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन असल मुसीबत तो मेरे बाप ने झेली थी। गरीब होना मुझे अपने माँ बाप की गलती लगती थी। मुझे लगता था कि अगर मेरे माँ बाप अमीर होते तो यह मेरे लिए मुश्किल न होती। मुझे भगवान से शिकायत होती थी कि उन्होंने मुझे अमीर ख़ानदान में पैदा क्यों नहीं किया। अगर मैं अमीर ख़ानदान में पैदा होती तो मुझे झूठ ना बोलना पड़ता। मेरी माँ इस फैसले से खुश नहीं थी। उन्हें जैसे मेरे फ्यूचर अंधेरे में ज़्यादा नज़र आ रहा था। कहने लगी, अगर तुम यूं ही हर बात पर जिद करती रही तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम ससुराल में जाकर भी यही काम ना करो। कहने लगी, तुमने हमारी नरमी का नाजायज फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। मेरे पापा अब नौकरी के लिए इधर उधर धक्के खाने लगे। ऊपर से रही सही कसर ख़ानदान वालों ने पूरी कर दी। कहने लगे, आखिर बेटी को इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी। आप अपनी हैसियत के अनुसार कोई छोटा मोटा कॉलेज देखकर वहाँ बेटी का एडमिशन करा देते। आखिर को यह 2 साल पढ़कर उसने घर में थोड़ी बैठ जाना है, आगे भी तो पढ़ाई पूरी करनी ही है। आज आप लोगों ने ज़मीन बेच दिया है, कल को जेवर घर के सामान भी बेच दोगे। मेरा दिल किया कि मैं ऐसे ख़ानदान वालों का मुंह नोच लूँ। आखिर को मैं अपने माँ बाप से ही पैसे ले रही थी, किसी गैर से थोड़ी भीख मांग रही थी। लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इस वक्त मैं खुद को हमेशा सही समझती थी और सामने वाला मेरी नज़र में गलत होता था। मुझे तो अपनी माँ से भी कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी। उनका हमेशा रोक टोक करना, समझाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे रोक टोक करने वाले लोग बिल्कुल पसंद न थे। मुझे यही लगता था कि मैं दुनिया की चाहे कोई भी चीज़ मांगूं मुझे मिल जाएगी। मेरे अंदर बहुत घमंड था। खुद से कम लोगों को देखती थी तो मैं उनसे यूं बचकर निकलती कि जैसे उनका गरीब साया मुझ पर न पड़ जाए। मैं उन्हें कुछ समझती ही नहीं थी। मैं अपने से कम हैसियत से लोगों में उठना बैठना नहीं करती थी। मैंने आज तक ऐसा ख्याल भी नहीं किया था कि अगर मैं किसी चीज़ का सोचूं और वो ना मिले। मुझे लगता था कि यह दुनिया मेरे इशारे पर ही चलती है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक तो मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ। मैं तो पहले ही बहुत खूबसूरत थी और मुझे उम्मीद थी कि कोई अमीर लड़का ही मुझे पसंद कर लेगा और मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। फिर तो शायद मैं अपने माँ बाप से भी मिलना जुलना छोड़ दूँगी, क्योंकि वो मेरी हैसियत के बराबर जो नहीं रहेंगे। वो मेरे आलीशान बंगले में आएंगे तो मेरे बंगले की शान खराब हो जाएगी। गरीब लोगों को मैं अपने बंगले में नहीं आने दूंगी, फिर भले ही वह मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। एक बार मेरे दोस्त ने बाहर देश जाने का प्रोग्राम बनाया था। वह हर साल बाहर के देश घूमा करती थी। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़िद की। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था।
मैं हमेशा झूठ बोला करती थी कि मेरे माँ बाप ने बाहर का टूर रख लिया है और मेरे बगैर अधूरा है, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही जाऊंगी। असल हकीकत तो यह थी कि कभी शहर से बाहर भी नहीं निकली थी। वो कहने लगी, अगर तुम्हारे माँ बाप इस बात पर जीत करते हैं तो हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हम खुद जाकर तुम्हारे माँ बाप से बात कर लेंगे। इस बात पर मेरा रंग उड़ गया। मैं उन्हें 10 साल से जानती थी और मैं 10 साल से अपने दोस्तों से यह राज छुपा कर रखा था कि मैं गरीब घराने की लड़की हूँ। उन्हें लगता था कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और बहुत ही अमीर ख़ानदान से हूँ। मुझे अब डर महसूस होने लगा था कि कहीं उन्हें मेरी सच्चाई मालूम न पड़ जाए। उन्हें क्या जवाब दूंगी और यह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी सहेलियां तो मुझे हर जगह बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ती। यह सोचकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी तरह भी उन्हें मालूम नहीं होने दूंगी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं अपने माँ बाप से खुद बात कर लूँगी और इस बार मेरी बात किसी तरह नहीं टालेंगे, जिस पर मेरी दोस्त बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, तुम्हें तो हमारे ग्रुप की जान हो, अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो हमें बाहर घूमने में बहुत मज़ा आएगा। उन सब का मलेशिया जाने का प्लान था। उनको तो मैंने खुश कर दिया, लेकिन अंदर से मैं बहुत बेचैन हो गई थी। घर जाकर बात करने का सोचा था। माँ का जेवर इस काबिल तो था ही कि वह मुझे बाहर भेज सकती। मैं अब सोचती तो महसूस होता कि इस वक्त मैं कितनी पत्थर दिल लड़की थी कि अपनी माँ का जेवर बेचकर मैं बाहर जाने के ख्वाब देख रही थी, यह जानते हुए भी कि जेवर माँ के लिए किस कदर अहमियत रखते हैं। मैंने अपने घर वालों को कहा कि किसी तरह पैसे जमा करके मुझे बाहर भेजने का इंतज़ाम किया जाए। पहले तो मेरी माँ हैरान रह गई और फिर बाद में साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, तुम अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाओ। हमें तभी खींचकर थप्पड़ लगानी चाहिए थी जब तुमने पहली बार अपनी हैसियत से बाहर की इच्छा जाहिर की थी। तुम चाहती हो कि हम दोनों सड़क पर आ जाएं ताकि तुम अपनी झूठी शान के लिए अपने दोस्तों के सामने दिखावा कर सको। सोचो कि अगर कल को उन्हें तुम्हारी हकीकत मालूम पड़ जाए तो क्या तुम्हारी दोस्ती रहेगी उन सब से। उनकी दोस्ती इस कदर कमज़ोर थी कि वह तुम्हें सिर्फ इस वजह से छोड़ देंगे कि तुम गरीब हो। इस बार मेरे पापा भी खामोश रहे क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। मेरी माँ ने पापा को भी ख़ास तौर पर कह दिया था कि इस बार आप इसकी कोई भी गलत तरफदारी नहीं करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बार अपने दोस्तों को इनकार कैसे करूं। मेरे अंदर एक अजीब सी आग लगी हुई थी। घर में चिड़चिड़ापन सा व्यवहार था। मेरे अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अगर मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो उनकी बात का जवाब भी नहीं देती थी। मैंने अपने दोस्तों से यह झूठ बोल दिया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उनका इलाज करवाने के लिए हम दूसरे देश जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने अपनी तरफ से ढेरों दुआएं दी कि तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुझे इस बात पर ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस न हो सकी कि मैं अपनी माँ के बारे में झूठ बोल रही हूँ। मुझे लगा यही ठीक तरीका है और इस तरीके से मैं उनसे जान छुड़ा सकती हूँ। मुझे बाहर न जाने का अफसोस हुआ था। कॉलेज के 2 साल पूरे हो गए थे और मेरी माँ का जेवर भी इस दौरान बिक चुका था क्योंकि कॉलेज की फीस तो पूरी करनी ही थी। आखिर अब यह घर बचा था जो मेरे नाना के नाम पर था। मेरी माँ की शादी के बाद नाना ने ये घर मेरी माँ के नाम पर कर दिया था। कॉलेज ख़त्म हुआ तो आगे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मेरे माँ बाप के पास 1 रुपया तक नहीं बचा था। मेरे पापा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मेरा खर्चा पूरा कर रहे थे। अपना कारोबार तो अब रहा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 टाइम की नौकरी करना शुरू कर दी थी और वह मजदूरी पर ट्रक ड्राइवर बन गए थे। मेरी माँ ने कह दिया कि हम अब तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते, जिस पर मेरे पापा चाहकर भी कुछ न कर सके। मैंने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा था कि अगर आप मुझे मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करवा सकते थे तो फिर मुझे पढ़ाया ही क्यों, इससे अच्छा था कि मैं अनपढ़ ही रहती। एक दिन कॉलेज से घर आते हुए मेरे पापा ने मुझे पैदल चलते हुए देख लिया और ट्रक रोक कर मुझे उस पर बैठने के लिए कहा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। जब मेरे दोस्तों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो उनके लिए यह हैरानी कम न थी कि मैं गाड़ी के बजाय ट्रक पर बैठकर जा रही हूँ, इसलिए वह मेरा पीछा करने लगी। और जब उन्होंने मुझे तंग गली से गुजरते एक पुराने से मकान में जाते देखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं काफ़ी हैरान हुई थी। वो कहने लगी, तो तुम्हारे माँ बाप बिजनेस करते हैं? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पापा ट्रक चलाते हैं। हाथ पर हाथ मारकर वह सब हंसने लगी। मैं शर्मिंदगी के मारे कुछ बोलने के लायक न रही। मेरी माँ कहने लगी कि मैं तो इसे शुरू दिन से ही कहती थी कि कभी न कभी तुम लोगों को मालूम पड़ जाएगा और तब दोस्ती टूटने पर तुमको ही तकलीफ होगी। लेकिन यह नहीं मानी वह लड़कियाँ मेरा मजाक बनाकर चली गई। उस वक्त मुझे उनका मजाक बनाना इतना बुरा न लगा जितना अपने माँ बाप का गरीब होना बुरा लगा था। मेरे दोस्तों को सारी हकीकत पता चल चुकी थी और मैंने अपने माँ बाप को इस बात का जिम्मेदार ठहराया था।
मेरी सहेलियों ने पूरे कॉलेज में यह मशहूर कर दिया था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ और ये तक कहा था कि मैं गंदी नाली वाले घर में रहती हूँ। वो लोग मुझे जहाँ भी देखती हैं मेरा मजाक उड़ाती थी। अब मेरा कॉलेज जाने को दिल ही नहीं करता था। मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि आप लोग यही चाहते थे कि अमीरों से दोस्ती ना करो, अब देख लें आपकी बेटी का हर जगह मजाक बन चुका है। मैं अब अपने माँ बाप से बहुत बदतमीजी किया करती थी, उनके आगे जवाब दिया करती थी, यहाँ तक कि अगर वो मुझे खाने पीने को भी कोई चीज़ देते तो मैं नीचे फेंक देती। मेरी माँ मुझसे बहुत परेशान थी। वह मुझे हर तरह से मनाने की कोशिश कर चुकी थी, प्यार मोहब्बत और डांट कर हर तरीका अपना लिया था, लेकिन मैंने अपनी जिद ना छोड़ी थी। मैंने अब कॉलेज जाना छोड़ दिया। 2 साल की फीस डूब चुकी थी, जिसका मुझे कोई अफसोस ना था। मैं उन लोगों का कैसे सामना कर सकती थी। मेरी जिद पर आखिर मेरे माँ बाप ने हथियार डाल दिए और उन्होंने मुझे कॉलेज जाने के लिए फोर्स करना छोड़ दिया। मेरी माँ कहने लगी, यह अपनी मर्जी की मालिक है, यह किसी की नहीं सुनती। मुझे घरेलू काम करना नहीं आता था। खानदान वाले तो पहले भी मेरे बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते थे। उनके नज़दीक में एक बहुत ही फूहड़ लड़की थी। अब तो कॉलेज छोड़ने का फैसला करके तो मैं उनके फैसले पर मुहर लगा दी थी। उनकी राय मेरे बारे में बदल नहीं सकती थी और जिसका मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था और अपने माँ बाप का गुरूर मैंने इस तरह निकाला कि मैंने फेसबुक पर लड़कों से बातें करना शुरू कर दिया, जिसका मेरे घर वालों को अगर पता भी लग जाता तो मुझे कोई परवाह न थी। फेसबुक पर लड़के मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ते रहते थे। मैं तो सिर्फ उनके साथ वक्त गुजारा कर रही थी। असल टारगेट तो मेरा कोई अमीर लड़का फंसाने का था। जब से मैंने कॉलेज छोड़ दिया था तब से मुझे इतना अफसोस भी ना था। मैं अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की थी। मैं चाहती थी हर जगह मेरा ही जिक्र हो, हाई सोसाइटी के बीच, लोगों के बीच मेरी इज्जत हो। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी घर का सारा काम वो अकेली ही किया करती थी, जबकि मैं सारा दिन आराम करती थी। मैं उठकर उनके कामों में हाथ नहीं बटाती थी। मेरी माँ घर के काम करते करते थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन मुझे उन पर दया नहीं आती थी। कई बार उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी थोड़ा काम कर लिया करो, जिस पर मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया था। मैं सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती थी। 6 महीने गुजर गए थे। मेरे पापा काम से थक हार कर जब रात को घर वापस आते तो मेरे पास जरा भी समय नहीं होता था कि मैं उनसे दिन का हाल चाल ही सुन लूँ। मेरी बदलाव को वह दोनों ही देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कहाँ बिजी रहती हूँ। एक बार मैं नहाने के लिए गई तो मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगा। गलती से मेरी माँ ने उठा लिया, यह सोचकर कि शायद कोई ज़रूरी कॉल होगा। दूसरी तरफ से एक लड़का मुझे अजीबोगरीब नाम से बुला रहा था। उस दिन घर वालों को मालूम हो गया कि मैं सारा दिन कमरे में क्या करती हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गुस्सा हुए थे। मेरी माँ कहने लगी, अब तुम्हारी जल्दी ही शादी करना पड़ेगा। मैं अपनी गलती मानने की बजाय और बदतमीज़ी से बोली कि मुझे अब आप जैसे किसी ट्रक ड्राइवर से शादी नहीं करनी है। अगर आप लोग मेरे लिए कोई अमीर लड़का नहीं देख सकते तो मेहरबानी करके मुझे गरीब घर में फेंकने की गलती मत कीजिएगा। इस बात पर मेरी माँ ने ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस न था। मैं अपनी बात पर डटी रही। मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। जो रिश्ता आता मैं मुँह पर इनकार कर देती। मुझे गरीब घर में शादी करनी ही नहीं थी। एक दिन मेरे माँ बाप ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए तुम अपनी तैयारी करो। मैंने लड़का तो नहीं देखा था, लेकिन अपने माँ बाप की बात पर भरोसा था कि वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होंगे। यकीनन उन्होंने लड़का ढूंढ लिया होगा, रिश्ता भी पक्का कर दिया होगा। 2 हफ्ते बाद ही शादी तय हुई थी। मेरे माँ बाप ने मुझसे नाराज़गी के बावजूद भी मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आखिर को वह दिन भी आ गया जब मैं अपने माँ बाप का आंगन छोड़कर किसी पराए घर जाना था। मैंने अपना पति नहीं देखा था और ना ही मुझे उसे देखने की कोई ख्वाहिश थी। आसपास लोग मेरा मजाक बना रहे थे। कहने लगे, तुम्हें तो अपने आप पर बड़ा घमंड था, लेकिन तुम्हारे पति को देखकर तो तुम पर तरस आ रही है। वैसे अच्छा ही है, तुम जैसी लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का है। वह तुम्हारी घमंड चूर चूर हो गई। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल घबरा गया था। जब लड़का मेरे पास मंडप में आने लगा तो उसे देखकर मेरी आंखों से खून उतरने लगी। मैंने नफरत से अपने माँ बाप को देखा जो रोने का ड्रामा कर रहे थे। मेरी माँ मुझे गले लगाने लगी तो मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि अब आप यह हक नहीं रखती कि मुझे गले लगा सकें। जितना आपने मेरे साथ बुरा करना था कर चुकी हैं। मेरी माँ कहने लगी कि मुझे अफसोस है कि आज भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, सामने वाला तुम्हें सही लगने लगेगा। हमने आज तुम्हारे सारे फर्ज अदा कर दी है। आज तुम अपने घर की हो जाओगी। कोशिश करना कि अपने घर को बचा सको। मैंने उनकी बात पर कोई जवाब न दिया। मैंने तो अपने जीवन साथी के लिए न जाने कितने सपने सजाए थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि सारी ज़िंदगी में एक धोखे में रही थी।
कि मैं जो चाहूँगी वह मुझे मिल जाएगा। माँ बाप ने मेरे लिए यह आदमी तलाश किया था। लोग मेरा कितना मजाक बना रहे होंगे। मैं तो सपने में भी ऐसा पति नहीं सोचा था, लेकिन पति के घर जाकर अंदाज़ा हुआ कि मेरा पति अच्छा खासा अमीर आदमी है। मेरे ससुराल में नौकर चाकर की फौज थी। बड़ा सा खूबसूरत सा बंगला था। मेरे ससुराल में कोई नहीं था। मेरे पति कहने लगा कि मेरे माँ बाप बाहर विदेश में रहते हैं और मैं इस बंगले में अकेला ही रहता हूँ। लेकिन अब मुझे उसकी दौलत की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब भी वो मेरे पास लंगड़ाते हुए कदमों के साथ आता, उससे अपना मुंह मोड़ लेती। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब न देती। शादी के अगले दिन मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी। मुंह दिखाई में उसने कई दोस्त आए थे। उसका एक दोस्त मुझे बहुत पसंद आया। उसे देखते ही मुझे लगा कि मेरी किस्मत तो उसके साथ ही सजनी थी। मेरी माँ मुंह दिखाई की रस्म में आई थी और मुझे समझाती रही कि तुम्हारा बाप तुम्हारी तरफ से बहुत दुखी है, अब उसे और कोई दुख मत देना। ये ना हो कि तुम्हारा कोई दुख बर्दाश्त न कर पाए। मैंने अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। मेरा पति मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मैं उसे झटक देती और दूर हो जाती। रात देर से कमरे में वापस आती और सुबह होते ही निकल जाती, ताकि मेरे अपाहिज पति से मेरा सामना ना हो। काश उसके पास दौलत के साथ साथ सेहत और सही पैर भी होती तो मैं गुजारा कर लेती, लेकिन वह तो पतला सा शरीर और अपाहिज पैर का मालिक था। खैर, मैं तो उसके दोस्त जिसका नाम मंजर था, मैं उससे बातें करने लगी। उससे अच्छी खासी हंसी मजाक हुई। फिर तो वह मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दे गया था। शायद उसे भी मैं अच्छी लगी थी। फिर मैंने एक दिन उसे कॉल कर दी, अपने बारे में बताया तो वह मेरे हुस्न की तारीफ करने लगा। कहने लगा, मैं तो आनंद से भी ज़्यादा अमीर हूँ। आपने क्या सोचकर आनंद से शादी कर ली? आप मेरे जैसे लड़के के साथ ही खूबसूरत लगती। उनकी इन बातों ने मुझे बहुत खुशी दी थी। मैं भी तो यही चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़कर इस हैंडसम लड़के से शादी कर लूँ। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई है, वरना मेरे ख्यालात आपसे अलग नहीं थे। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी थी। हम दोनों सारा सारा दिन बातें करते रहते थे। आनंद के ऑफिस जाते ही मैं उसके दोस्त को कॉल लगा लिया करती थी और फिर सारा दिन हमारी बातचीत चलती रहती थी। अब तो मैं आनंद के गैर मौजूदगी में अक्सर उसे घर पर बुला लिया करती थी मैं, और उसके आने से पहले ही नौकरों को छुट्टी दे देती थी। अब तो जब से मैंने उसके दोस्त के साथ दोस्ती की थी, तब से मैं अपने पति से और भी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी थी। मैंने सोचा कि किसी दिन मेरी बदतमीजी से तंग आकर वह कोई ऐसा कदम उठा ले कि मैं उसकी कैद से आज़ाद हो जाऊं। अगर वो मुझे गलती से एक बात कह देता तो मैं उसे 10 बातें सुनाया करती थी। अब मुझे महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े मिला करते थे, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, नौकर चाकर आसपास मौजूद रहते थे, लेकिन जीवन साथी के तौर पर मुझे यह इंसान बिल्कुल स्वीकार नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ज़्यादा समय इसके पास नहीं रहूँगी, इसलिए मैंने अपने पति के दोस्त को कहना शुरू कर दिया कि वह जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम करे, फिर हम अलग रहना शुरू कर देंगे। मैं अपने पति से तलाक ले लूँगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। आनंद ने कई बार मुझे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इनकार कर दिया करती थी कि अगर मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊँगी तो मेरा वापस घर आने को दिल नहीं करेगा। एक दिन मेरे कहने पर आनंद का दोस्त मेरे घर आया। मैं उसे हमेशा की तरह कहने लगी कि तुम अगर कहो तो मैं अपने पति से तलाक की बात करती हूँ, जिस पर वह हमेशा यही कहता था कि मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, थोड़ा सब्र रखो। फिर कहने लगा, मुझे तो समझ नहीं आती कि उस जैसे अपाहिज के नसीब इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लंगूर के पहलू में अंगूर वाला मामला है। मैं भी उसके मजाक पर हंस दी। मेरा सांस तब सूखा जब मेरा पति घर में आया। हम दोनों को बैठा देखकर वह गुस्सा नहीं हुआ था, बल्कि अपने दोस्त को देखकर हंसने लगा, हाथ पर हाथ मार कर कहने लगा कि यार, इस लड़की को अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। मैं हैरानी से उन दोनों की बातों को सुनने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे आशिक का व्यवहार एकदम से बदल गया। मेरा पति कहने लगा, तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो और तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और मैं उससे बेखबर हूँ। मेरी घर की चार दीवारी में रहते हुए तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। मैंने उसके दोस्त की तरफ देखा जो मुझे शैतानी मुस्कुराहट से देख रहा था। मुझे उसी वक्त उनका गेम समझ आ गया था। वह बदतमीज इंसान मेरे पति के साथ मिला हुआ था और वो दोनों मिलकर मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं गुस्से से भर गई और चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी। बेशक वह धोखा तुम्हें ना मिला, तुम्हें चीज़ों का पहले से पता था। तुम अपने अपाहिज पैर को देखकर तुम्हें अपनी जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मेरे जैसे खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? जिस पर उसका दोस्त पागलों की तरह हंसने लगा। मेरे पति का दोस्त बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लड़की के लिए अपने दोस्त को धोखा दूंगी? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही मंजर हूँ जिसके माँ बाप को तुमने बेइज्जत किया था और गरीबी का मजाक बनाया था।
अरे तुम तो मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेजा था। फिर कुछ दिन बाद पता चला तुम्हारा रिश्ता मेरे ही दोस्त आनंद के साथ हुआ है। मैंने आनंद को सारी हकीकत बता दिया कि तुम जैसी लड़की सिर्फ और सिर्फ दौलत के लालच में रहती हो। मुझे तुम्हारी सारी करतूतें पता थी, कैसे तुमने अपने माँ बाप को जिल्लत की है। आनंद कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत देखकर मैं इम्प्रेस हुआ। मुझे विश्वास था कि उनकी औलाद उनकी तरह होगी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अफसोस हुआ था। तुम भी बाकियों की तरह दुनिया की दौलत के पीछे भागने वाली लड़की हो। मैंने तुम्हारी खूबसूरती के लिए तुमसे शादी नहीं की है, बल्कि तुम्हारे माँ बाप के लिए तुमसे शादी की। सोचा तुम्हें हर वो ऐशो आराम दूंगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम सुधर जाओगी तो उनके लिए भी मोहब्बत तुम्हारे दिल में उभर आएगी। लेकिन तुम तो बहुत ही गिरी हुई लड़की निकली, जिसे दौलत के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, साथ में धोखेबाज लड़की भी हो। मेरे सर पर तो आसमान गिर चुका था। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर पर और नहीं रख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मुझे अफसोस होगा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दोबारा अपने घर में बिठाकर रोटी खिलाएंगे। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तुम चाहो तो मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रख लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बैठकर रोने लगी। मुझे अब अपना हर पाप याद आने लगा। बचपन में मैं कैसे अपने माँ बाप से अपनी हर जिद मनवा लिया करती थी। दोस्तों के सामने उनका इंट्रोडक्शन कराने से भी मुझे शर्म आती थी। इस वक्त मेरे माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी। मैंने सोच लिया था कि वापस घर जाने के बजाय मैं खुदकुशी कर लूं, अपनी जान दे दूंगी। मैं अपने पति से माफ़ी मांगने लगी कि तुम बेशक मुझे तलाक दे दो, तुम ठीक कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत किया है। आनंद ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और अपने कमरे में चला गया। मैं पूरी रात बाहर हॉल में सोफे पर ही बैठी रोती रही। अगले दिन 10 बजे आनंद कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर कहने लगा, तुम कमरे में क्यों नहीं सोई? मैं काफ़ी हैरान हुई। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। प्लीज़ कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दो, वरना मेरे माँ बाप मर जाएंगे। मेरा पति कहने लगा, तुम्हारा और मेरा जितना महीने का साथ रहा, तुमने कभी मेरे साथ प्यार से रात नहीं बिताई थी। हालांकि इतने महीनों में तुम 3-4 बार ही मेरे करीब आई थी। हालांकि मुझे धोखा दे रही थी और उस मेरे दोस्त की मोहब्बत में पड़ गई थी। लेकिन यह भी सच है, तुमने मंजर के साथ कभी भी हद पार करने की कोशिश नहीं की। तुम अभी भी सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, क्योंकि मेरे दोस्त ने तुम्हें अपने करीब आने की बहुत कोशिश की थी। तुम्हारे साथ संबंध बनाना भी चाहा था, क्योंकि यह भी हमारे प्लान का ही हिस्सा था कि तुम अपनी हदें पार करती हो या नहीं। लेकिन तुमने कभी अपनी हद पार नहीं की और उसे अपने करीब नहीं आने दिया। वो मुझसे कहता था, आनंद एक बात है, वह भले ही तुम्हें धोखा दे रही हो, लेकिन वह बहुत ही चरित्रवान लड़की है, मुझे अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देती। तो तुम्हारी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस फैसले पर आया हूँ कि तुमने इतनी गलतियाँ करने के बाद आखिर को तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इस बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, बल्कि तुम्हें जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने पति को हैरानी से देखा था कि कोई इतना रहम दिल भी हो सकता है कि उसने मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। मैं बहुत खुश थी। अब मैं अपने पति का हर काम अपने हाथों से करने लगी थी। मैं अपने माँ बाप से भी मिलने गई थी। मेरे बदलाव पर मेरे माँ बाप भी खुश हुए थे और मैंने अपने माँ बाप से माफ़ी मांग ली थी। मेरे माँ बाप ने भी मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था। माँ बाप होते ही हैं इतने नर्म दिल कि अपनी औलाद की हर गलती को माफ़ कर देते हैं। असल जीत थी कि मेरे पति ने भी मुझे माफ़ कर दिया था। मैं अब अपने पति से सच्ची मोहब्बत करने लगी हूँ, उसकी हर बात मानती हूँ और मेरा पति भी बदले में मुझे उतनी ही मोहब्बत और सम्मान देता है। मेरे पति ने कभी मुझे पुरानी बात का ताना नहीं दिया था। वह दिल का बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। भगवान ने मुझे 1 साल बाद मुझे खूबसूरत सा बेटा भी दिया और अब मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि मुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला पति मिला। दोस्तों, क्या मैं अब अच्छी हूँ या पहले जैसी थी वैसी अच्छी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।